हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऑक्सीलेशन ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी इन ए लिक्विड और फ्लूइड। किसी फ्लोटिंग बॉडी का ऑक्सीलेशन जो है लिक्विड या फ्लूइड में किस तरह होता है, इसके पीछे कौन सा मैकेनिज्म है, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जो है सो। ठीक है, तो आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि देयर इज ए प्लैंक। ठीक है, एक प्लैंक है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है सो यहाँ पे आपको मेंशन्ड है। ये दिस इज अ प्लैंक, ओके, एंड दिस प्लैंक इज सबमर्ज्ड पार्टली इन अ फ्लूइड। जिस फ्लूइड का डेंसिटी क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, रो इसका डेंसिटी दे रखा है। ठीक है, इसमें ये क्या कर रहा है, ये प्लैंक फ्लोटिंग है। ठीक है, तो अगर ये फ्लोटिंग की अवस्था में है, तैर रहा है, उस केस में हम ये दिखा रहे हैं इस डायग्राम में कि इसका जो एच लेंथ है इस प्लैंक का, इट इज सबमर्ज्ड इन वाटर। ठीक है, तो अभी ये इक्विलिब्रियम की अवस्था में है क्योंकि इस पे जो दो फोर्सेस काम कर रहा है। एक फोर्सेस जो होगा इस पे, मैं इस ब्लॉक को यहाँ बनाऊं तो एक फोर्सेस क्या होगा, वेट mg जो नीचे की ओर एक्ट कर रहा होगा, और दूसरा फोर्स होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स के थ्रू आप कह सकते हैं बेयोंसी फोर्स या बेयॉन्ड फोर्स, जो कि क्या लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा। दोनों फोर्सेस का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, आपको पता है कि वेट mg शुड अप्लाइज एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द बेयोंसी फोर्स गेट अप्लाइड टू द सेंटर ऑफ बेयोंसी। ठीक है, अभी मैं दोनों सेंट्रल का जो है सो अभी मैं एक सिंगल पोजीशन मान करके इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाद में जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में जानेंगे। सो हियर two types of forces are acting on this block. One is the weight mg and other is the buoyancy force b. As per the Archimedes principle, जो buoyancy force होता है b buoyant force जो है वो क्या होता है, it is equal to the weight of the liquid displaced by the plank, equal to weight of liquid displaced by plank। ठीक है, ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं, मैं इसको प्लैंक लिख रहा हूँ, जो ब्लॉक, तो ये क्या है कि जो बेयॉन्ड फोर्स जो ऊपर की ओर लग रहा है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, कितना अमाउंट ऑफ वाटर इस ब्लॉक ने इस वाटर में डिस्प्लेस कर रखा है, उसी का वेट जो होता है वो बैलेंस फोर्स के इक्विवेलेंट होता है। तो जब मैं बात कह रहा हूं कि ये फ्लोटिंग है, इसका मतलब दो फोर्सेस बराबर है। मैं कह सकता हूं कि एट इक्विलिब्रियम दिस B इज इक्वल टू द mg, where what m is the mass of, m क्या है, तो mass of the block है, mass of plank आप कह सकते हो। क्या है ये, m is the mass of the plank है। ठीक है, और आपने देखा कि इक्विलिब्रियम में b is equal to mg हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ जो बेयोंसी फोर्स है जो कि ऊपर की ओर लग रहा है जब ब्लॉक फ्लोटिंग कंडीशंस में है, उसका वैल्यू क्या है, तो मैंने कहा कि इट इज इक्विवेलेंट टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द प्लैंक। तो वेट ऑफ द लिक्विड क्या हो सकता है, सबसे पहले जान लो कि वेट मतलब क्या होता है, एम मास ऑफ द लिक्विड, जो कि कितना मास ऑफ लिक्विड इस प्लैंक ने, ये जो प्लैंक का बाउंड्री है, तो कितना मास ऑफ लिक्विड इस प्लैंक ने डिस्प्लेस कर रखा है, इनटू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, यही हो जाएगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो मास बराबर क्या होता है, हम जानते हैं एक फॉर्मूला, डेंसिटी d इज इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम। ठीक है, हमारे यहाँ देखो तो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मेंशन है। ठीक है, तो मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दिस प्लैंक शुड बी व्हाट, शुड बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हम लिखेंगे यहाँ से क्या चीज कि अगर मैं b की वैल्यू निकालूं तो क्या लिखूंगा कि मास ऑफ द फ्लूइड क्या होगा, तो डेंसिटी है रो और इनटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दिस प्लैंक। तो वॉल्यूम क्या होगा, देखो ये जो ब्लॉक है वो h हाइट तक क्या है, पानी में है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, वो क्या a लिखा हुआ है, तो a इंटू h विल बी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दिस प्लैंक। ठीक है, a into h will be the volume of liquid displaced by this plant।
प्लैंक, और अगर उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो देन दिस विल बी द मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। सो रो ए इंटू एच क्या हो गया, रो ए इंटू एच, ठीक है, ये क्या हो गया, दिस इज द मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। ये क्या हो गया, मास ऑफ लिक्विड या फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द प्लैंक, ठीक है। लेकिन हमने क्या कहा आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स के थ्रू कि बेयोंस फोर्स जो है वो क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सो दिस इज द मास, और वेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको जी से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन रो ए इंटू एच इंटू जी, दिस इज द बेयोंसी फोर्स विच इज एक्टिंग एट दिस मोमेंट, ठीक है। ये हो गया क्या चीज, तो बेयोंसी फोर्स जो कि इस ब्लॉक पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस में लग रहा है, ठीक है। अब बात समझ में आ गई, इक्विलिब्रियम की अवस्था समझ में आ गई। देखो ऑक्सीलेशन होने के लिए क्या चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए। रिस्टोरिंग फोर्स के लिए ऑब्जेक्ट पे किसी न किसी तरह का वेरिएबल फोर्स लगना चाहिए, जो फोर्स वेरी करे, ठीक है, तभी तो ऑक्सीलेशन होगा। यहाँ वेट क्या है, एक कांस्टेंट फोर्स है। ये ब्लॉक पानी के अंदर डूबा हो या लोअर सतह पे हो, इस पे हमेशा वेट की वैल्यू m इंटू जे ही एक्ट करेगी। लेकिन जो बेयोंसी फोर्स है इट विल चेंजेस, अगर जितना ज्यादा ये सबमर्ज्ड होगा, ठीक है, जितना ज्यादा ये ब्लॉक पानी के अंदर सबमर्ज्ड होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर ये ब्लॉक डिस्प्लेस करेगा, और उतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर वो डिस्प्लेस करेगा तो उतना ही ज्यादा वेट ऑफ लिक्विड वो डिस्प्लेस कर रहा है, और वेट ऑफ लिक्विड अगर ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा है तो बेयोंसी फोर्स ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब तो इस ब्लॉक पे कहीं ना कहीं नेट रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, तो अपवर्ड डायरेक्शंस में एक्ट करना शुरू करेगा जब इक्विलिब्रियम की अवस्था में ये ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीलेशन करता है इसके पूरे मैकेनिज्म को हम एक सीक्वेंस में समझते हैं, ठीक है। पहले थ्योरेटिकली समझते हैं कि डिस्प्लेस द ब्लॉक डाउनवर्ड। हमने क्या किया, इस ब्लॉक को यहाँ हल्का सा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, फोर्स लगाया, ये ब्लॉक अब h लेंथ तो सबमर्ज था ही और x लेंथ एडिशनल, मान लो ये x लेंथ और डूब गया, ठीक है। ये ब्लॉक अब x लेंथ और नीचे आ गया, ठीक है। तो जैसे ही ये x लेंथ नीचे सबमर्ज्ड हुआ तो क्या हुआ, मोर वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक गेट सबमर्ज्ड, मतलब ब्लॉक का ज्यादा वॉल्यूम क्या हो गया, अब पानी के अंदर आ गया। अगर मोर वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक अगर सबमर्ज्ड हुआ तो ज्यादा वेट ऑफ लिक्विड इस प्लैंक ने, इस ब्लॉक ने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, ज्यादा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया। इसका मतलब बेयोंसी फोर्स की वैल्यू इस ब्लॉक पे जो कि अपवर्ड लग रही थी उसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो बेयोंसी फोर्स क्या हो गया, वेट से ज्यादा हो गया। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही इस ब्लॉक को हम स्मॉल डिस्टेंस नीचे की ओर डिस्प्लेस करते हैं तो अमाउंट ऑफ लिक्विड जो कि डिस्प्लेस्ड बाय दिस प्लैंक सडनली इंक्रीज कर जाता है। तो बेयोंसी फोर्स का जो वैल्यू है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन से ज्यादा हो जाता है, और उस सिचुएशंस में क्या होता है कि नेट रिस्टोरिंग फोर्सेस अपवर्ड लगना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस लीड्स टू द अपवर्ड रिस्टोरिंग फोर्सेस, ठीक है। समझ में आ रही है बात, क्या चीज, दिस लीड्स टू द अपवर्ड रिस्टोरिंग फोर्सेस। तो ब्लॉक पे क्या लगा, ऊपर की ओर रिस्टोरिंग फोर्सेस लगा, एंड द ब्लॉक, जैसे ही वो ब्लॉक पे अगर अपवर्ड रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा तो ब्लॉक हैव टू एक्सेलरेट अपवर्ड। तो दिस लीड टू द ब्लॉक एक्सेलरेटिंग अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो गया, ब्लॉक हमारा अपवर्ड एक्सेलरेट करने लगा। अब जब ब्लॉक अपवर्ड एक्सेलरेट करेगा तो क्या होगा कि एज द ब्लॉक मूव्स अप लेस वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक गेट्स सबमर्ज्ड। अब देखो जब ब्लॉक अपवर्ड एक्सेलरेट करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये पानी से बाहर निकलता जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस ब्लॉक क्या होगा, घटना स्टार्ट कर देगा। मतलब बेयोंसी फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटनी शुरू हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि एज द ब्लॉक मूव अप, ठीक है, ठीक है, नेट रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जब ब्लॉक ऊपर जो बढ़ना स्टार्ट कर गया तो जो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड वो घट गया। तो एज पर द आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या हो गया, बेयोंसी फोर्स की वैल्यू घटने लगी। तो एज द ब्लॉक मूव्स अप लेस वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक गेट सबमर्ज्ड, ठीक है। तो जो प्लैंक है, जो ब्लॉक है, उसका लेसर वॉल्यूम अब डूबा हुआ है। इससे क्या हुआ, बेयोंट फोर्स डिक्रीजेस, जो बेयोंसी फोर्स है, ठीक है, वो क्या हो गया, वो घटने लगा। और घटते घटते जो है तो जब इक्विलिब्रियम की अवस्था में गया उस समय क्या हो गया, तो बेयोंसी फोर्सेस वेट के बराबर हो गया।
अब देखो, उसने बॉडी तो क्या था कि एक्सेलरेट कर रहा था ना, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा था। तो जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचा जहां पे कि नेट रिस्टोरिंग फोर्सेस जीरो हो गए, ब्योंसी फोर्सेस वेट के बराबर हो गया, तो उस सिचुएशन में बॉडी के पास तो अपना मोमेंटम तो वो गेन कर चुका है क्योंकि वो एक्सेलरेट होकर के आ रहा था। तो उस इनर्शिया की वजह से क्या होता है कि यहां से देखो, लाइक एट द इक्विलिब्रियम ब्योंस फोर्स इज इक्वल टू द वेट, सो रिस्टोरिंग फोर्सेस क्या हो गया, जीरो हो गया। बट इवन द फोर्सेस आर बैलेंस एट द इक्विलिब्रियम, ऊपर आने के क्रम में जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे आया तो फोर्स तो बैलेंस हो गया, बट द ब्लॉक डोंट स्टॉप इंस्टेंटली। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द इनर्शिया, क्योंकि वो तो मोशन में है, उसने तो मोमेंटम गेन कर रखा है ना, एक्सेलरेशन की वजह से तो वो मोमेंटम गेन कर रखा है। तो जैसे ही वो आएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जैसे ही वो आया तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो है उसके पास वेलोसिटी है, वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम से आगे शूट कर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। और जैसे ही वो ऊपर की ओर जाएगा तो अब क्या होगा, नाउ लेस वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड। अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन से कम वैल्यू अब पानी में डूबा रहेगा। उस केसेस में वेट की जो वैल्यू होगी वो बेयोंसी फोर्स से ज्यादा हो जाएगी। तो दैट्स लीड्स टू द क्या चीज कि बेयोंसी फोर्स से ज्यादा क्या हो गई, वेट की वैल्यू हो गई। जब ये प्लैंक जो है वो ऊपर की ओर मोशन किया, इक्विलिब्रियम को क्रॉस किया, और जब वेट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, जो रिस्टोरिंग फोर्सेस है वो सडनली स्टार्ट एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस। ठीक है, और इसीलिए क्या होगा कि डाउनवर्ड रिस्टोरिंग फोर्सेस पिक्चर में आ गया। नाउ डाउनवर्ड रिस्टोरिंग फोर्सेस क्या करेगा, ब्लॉक तो एक्सेलरेटेड था, उसने इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस कर गया। अब जैसे ही वो ऊपर गया तो क्या हो गया, वेट की वैल्यू ज्यादा हो गई, बाउंसी फोर्स की वैल्यू कम हो गई। तो धीरे धीरे क्या होगा कि वेट के इन्फ्लुएंस में, नेट डाउनवर्ड रिस्टोरिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस में उसकी वैल्यू घटती जाएगी और एक मोमेंट आएगा जहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब जब उसके पास वेलोसिटी वहां जीरो हो गई है तो क्या होगा कि वेट के इन्फ्लुएंस में फिर वो बॉडी जो है, क्योंकि वेट तो लार्जर फोर्स एक्ट कर रहा है तो नेट रिस्टोरिंग फोर्सेस डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो वो बॉडी जो है धीरे 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 फिर नीचे की ओर आएगा। एंड देन अगेन इट टचेस द इक्विलिब्रियम पोजीशंस एंड अगेन इट शूट्स टू डाउनवर्ड डायरेक्शंस, और फिर रिस्टोरिंग फोर्सेस क्या होगा, अपवर्ड की ओर लगेगा। इन दिस वे द रिस्टोरिंग फोर्सेस शिफ्ट इट्स डायरेक्शन व्हेन द ब्लॉक क्रॉसेस द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये मैकेनिज्म है जो मैं डिस्क्राइब कर रहा था कि कैसे आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है सो होता है, फोर्स कैसे अपना, रिस्टोरिंग फोर्स कैसे अपना डायरेक्शन चेंज करता है और कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस ऑक्सीलेशंस के लिए, ये मैं बता रहा था। अब चलिए हम लोग जरा सा टाइम पीरियड को निकालते हैं इस केसेस में जो है सुन। तो आपको आई होप कि दिस चार्ट इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, इट वॉज वेरी सिंपल कि जब हमने ब्लॉक को डाउनवर्ड डिस्प्लेस किया तो मोर वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक गेट सबमर्ज्ड इन द वाटर, ज्यादा वॉल्यूम जो सबमर्ज्ड हुआ तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि ऑटोमेटिक प्रिंसिपल से इस पे बुयांसी फोर्स की मात्रा जो है सो ऊपर की ओर ज्यादा लगने लगी तो क्या हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्सेस आ गया। ठीक है, पहले इक्वल था, अपवर्ड में रिस्टोरिंग फोर्स आ गया तो ब्लॉक एक्सेलरेटेड अपवर्ड हो गया। इस एक्सेलरेशन की वजह से क्या हो गया, तो ब्लॉक मूव्स अप, लेस वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक गेट्स सबमर्ज्ड, तो ब्लॉक ऊपर की ओर जाएगा तो ऑब्वियस है कि पानी के अंदर जो वो वाटर को डिस्प्लेस कर रखा है वो घटने लगेगा तो क्या होगा, बाउंड फोर्सेस डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। बाउंड फोर्सेस डिक्रीज करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अचीव करेगा, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन को जब अचीव करेगा तो उसने तो एक्सेलरेशन के दौरान वेलोसिटी को गेन कर लिया, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर तो वो रुकेगा नहीं, इट विल शूट्स अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम इन अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे ही ऊपर जाएगा तो उसके पास क्या होगा कि आपका जो है तो जो बाउंसी फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी वेट के कंपेरिजन में, क्योंकि अब तो उसका बहुत कम ही मात्रा जो है सो पानी में डूबा हुआ है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस घट गई है, इसलिए ये केस आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स डाउनवर्ड लगेगा एंड इन दिस वे द ऑक्सीलेशंस कंटिन्यूज। ठीक है, ये मैकेनिज्म था, मैं समझाना चाह रहा था आपको। अब थोड़ा मैथमेटिक्स पे चलते हैं, थोड़ा सा इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो सिंपल। तो अभी देखिए, मैं अभी कहूँ इक्विलिब्रियम कंडीशन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस में ये सिचुएशंस अप्लाई हो गया मेरा कि जो वेट बाउंसी फोर्सेस है, मतलब रो ए एच जी एंड दिस इज इक्वल टू एम जी, दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये क्या है हमारा, दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, कंडीशन। अब मैंने कहा कि सपोज वी डिस्प्लेस दिस प्लैंक एच एक्स डिस्टेंस डाउनवर्ड, क्या लिख रहा हूं मैं, suppose we displace the
प्लैंक x डिस्टेंस डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड, ठीक है। अब क्या होगा, जब x डिस्टेंस वो डाउनवर्ड गया तो अब जो आपका वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हैव इंक्रीज्ड, ठीक है। तो कितना हो गया, जब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हैव बीन इंक्रीज्ड तो आप लिख सकते हो कि इस केसेस में जब x डिस्टेंस डाउनवर्ड लग गया तो बुयांसी फोर्स मान लो ऊपर B1 लग रहा है, ठीक है, और नीचे mg लग रहा है। तो इस B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस B1 इज सिंपली इक्वल टू व्हाट, तो डेंसिटी रो, ठीक है, A इंटू H प्लस एक्स इंटू जी। इसमें कोई प्रॉब्लम है इसको निकालने में, इट इज वेरी सिंपल। हाँ, जब ये H डिस्टेंस था, जब पानी में H डिस्टेंस डूबा हुआ था ये प्लैंक, तो जो मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना हो गया था, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, ठीक है। अब देखो H प्लस एक्स डिस्टेंस अंदर डूबा हुआ है, तो अब मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम ही है, तो H प्लस एक्स, दैट्स वाई यहाँ पे ये लिखा मैंने। तो ये हो गया मेरा ऊपर बाउंसी फोर्स mg, नीचे तो नेट रिस्टोरिंग फोर्सेस जो होगा मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में अगर कहता हूं मैं, तो मैं नेट रिस्टोरिंग फोर्सेस लिखूंगा कितना, रिस्टोरिंग फोर्सेस अगर मैं लिखूं ये, ठीक है, नेट रिस्टोरिंग फोर्सेस, दिस इज इक्वल टू, मैं नेगेटिव साइन दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा कितना, तो ये हो गया मेरा B1, तो ये हो गया रो A H प्लस एक्स इंटू जी और माइनस ऑफ व्हाट mg, दिस इज द नेट रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करो तुम क्या निकालोगे, माइनस ऑफ रो A H इंटू जी और यहाँ पे प्लस रो A H x इंटू जी माइनस mg, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन से हमने क्या निकाला था, mg इज इक्वल टू रो A H इंटू जी, मतलब कहीं ना कहीं अगर आपसे कहा जाए तो आप इसको ऐसे काट सकते हो, these two factors can be cancelled, ओके। तो फाइनली क्या आ गया, रिस्टोरिंग फोर्स माइनस ऑफ रो A H x इंटू जी, दिस इज द नेट रिस्टोरिंग फोर्स, कर दो F रिस्टोरिंग, ये नेट रिस्टोरिंग फोर्स हो गया। अब देखो, आपको मन में सवाल उठ सकता है कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट के लिनियरली प्रोपोर्शनल है, व्हिच कंफर्म्स दैट दिस ऑक्सीलेशन इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर ये x के लिनियरली प्रोपोर्शनल नहीं होता तो मैं ऑक्सीलेशन तो कहता, बट दिस विल नॉट बी ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। यहाँ तो लिनियरली प्रोपोर्शनल है। अब हमने बताया है इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में जो आपका जो फोर्स होता है F, ठीक है, F इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, व्हाट इज F, जो आपका F बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ K टाइम्स ऑफ X, यही नहीं होता है। फोर्स जो होता है आपका F इक्वल टू माइनस K टाइम्स ऑफ X होता है, तभी जो है सो हमारा क्या होता है, तो SHM की घटना होती है। यानी तो यहाँ से देखो, ये रिस्टोरिंग फोर्स आपने निकाल लिया तो एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, तो मास ऑफ द प्लैंक यहाँ m मेंशन्ड है, मैं लिख सकता हूँ माइनस रो A H G बाई m इंटू यहाँ पे x, सॉरी यहाँ पे h की तो नहीं, रो A G इंटू x, अगर h विल बी एब्सेंट है सो देयर विल बी नो h, अच्छा हटाइए यहाँ से, तो रो A G बाई m इंटू x, दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस प्लैंक, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेशन हो गया। अब आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ SHM में कि एक्सेलरेशन A मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये हो गया क्या है, ये इक्वेशन है हमारा स्टैंडर्ड, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सबको पता है, आपको भी पता होगा। तो यहां से अगर आप इक्वेट करो तो आप लिख सकते हो व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू रो A G बाई m, ठीक है। मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, रूट अंडर ऑफ रो A G बाई m। तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा होता है, यू विल राइट दिस एज 2 पाई, ठीक है, और ओमेगा मतलब रूट अंडर 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा मतलब m बाई रो A इंटू जी। सो दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, ठीक है, दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ दिस ब्लॉक। इसमें देख रहे हैं क्या चीज, जो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन है ये मास ऑफ द प्लैंक m डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लैंक इनटू g के ये
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ दिस ब्लॉक इनसाइड द फ्लूइड। आप इसको अगर कंप्यूट मतलब यहाँ से कंप्यूट भी करते हैं, ये जो है आपका F इक्वल टू माइनस के एक्स, तो कहीं ना कहीं आप इसको लिख सकते हो कि K की वैल्यू क्या आ रही है, K इज इक्वल टू रो ए इंटू जी। ठीक है, दिस इज सो, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो लिक्विड है इसको मैं अगर स्प्रिंग कांस्टेंट से मतलब इक्विवेलेंट समझूं तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, रो ए इंटू जी। सो वी हैव कैलकुलेटेड द टाइम पीरियड, we understood about the mechanism that is involved in the simple harmonic motion of this block while it is floating. But one thing you should keep in mind, when this block is submerged inside this liquid, अगर ये block liquid के अंदर डूबा हुआ रहता तो क्या ये ऑक्सीलेट करता? ऑक्सीलेशन के लिए मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि देयर शुड बी अ वेरिएबल फोर्स जो मोशन की वजह से चेंज हो रहा हो। अगर ये बॉडी डूब गई पानी के अंदर तो अगर वो नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, द अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट वेरी ब्लॉक इज कांस्टेंट। ठीक है, वो नहीं तो घटेगी ना बढ़ेगी। सो यू कैन से कि अगर कोई बॉडी सबमर्ज्ड है दैट there will not be any oscillation because all the forces that is active in the block are constant forces. ठीक है, floating body oscillate क्यों कर रही है? क्योंकि इसमें एक net restoring forces एक variable force की वजह से लग रहा है, and that is the Buoyancy forces as per the Archimedes principles. So I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा. We will going to discuss and solve few problems just after this video. So keep watching the channel. Please subscribe the channel. Thank you very much.